गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर 7 दैट इज़ प्लेंट के बारे में पढ़ा था। तो ऑर्डर 7 का रूल 1 से लेकर रूल 9 तक डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि क्या क्या प्लेंट के अंदर क्या क्या मेंशन होना चाहिए, व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट। और अब उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ द प्लेंट बाय द कोर्ट की किस कंडीशन। जैसे फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्लेंट कैसे प्रेजेंट करेंगे एंड क्या क्या कंटेंट होना चाहिए प्लेंट का, क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए प्लेंट के। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेंट प्रेजेंट होने के बाद कोर्ट में किन कंडीशंस के अंदर कोर्ट प्लेंट को रिटर्न करेगा। सो एज पर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 7, at any stage of the suit the plaint can be returned to be presented to the proper court, the court in which suit ought to have been instituted। मतलब at any stage of the suit it means before the pronouncement of the judgment court प्लेंट को रिटर्न कर सकता है। दैट इज एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, दैट इज बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। मतलब कोर्ट प्लेंट को रिटर्न कर सकता है, रीज़न किस रीज़न के लिए, टू बी प्रेजेंटेड बिफोर प्रॉपर कोर्ट। जिस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है उस कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि प्लेंट शुड बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट हु हैज़ प्रॉपर जुरिडिक्शन टू एंटरटेन द मैटर। जब किसी केस में प्लेंट प्रेजेंट की जाती है कोर्ट के पास में रिगार्डिंग एनी कॉज ऑफ एक्शन और कोर्ट को लगता है कि उसके पास प्रॉपर जुरिडिक्शन नहीं है इस केस को एंटरटेन करने का, इस केस की ट्रायल करने का, तो इन सिचुएशन में ऑर्डर 7 का रूल 10 ये बोलता है कि और कोर्ट के पास पावर है कि उस प्लेंट को रिटर्न कर सकता है किस कोर्ट में, कि दैट प्लेंट हैज़ टू बी फाइल्ड टू द कोर्ट हु हैज़ प्रॉपर जुरिडिक्शन टू एंटरटेन द मैटर। सो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 7 रूल 10 subclause 1, a plaint is returned on sole ground of lack of jurisdiction with the concerned court। जिस कोर्ट में प्लेंट फाइल गई है उसके पास जुरिडिक्शन नहीं है उस केस की ट्रायल करने के लिए, इसलिए सोल ग्राउंड यही है कि कोर्ट के पास प्रॉपर जुरिडिक्शन नहीं है उस केस को ट्राई करने के लिए, इसलिए प्लेंट रिटर्न की जाती है। आई एम यूजिंग द वर्ड रिटर्न। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑफ प्लेंट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हम हमारे आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है और किस ग्राउंड पे प्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट। और रिटर्न ऑफ प्लेंट किस कंडीशन में की जाती है, जिस कोर्ट में प्लेंट रिप्रेजेंट की गई है, जिस कोर्ट में प्लेंट को प्रेजेंट किया गया है उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है उस केस की ट्रायल करने का, उस केस में जजमेंट देने का, उस केस को डिसाइड करने का। तो ऐसी स्टेज में वो कोर्ट क्या करेगा, बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट से पहले कोर्ट उसे रिटर्न कर देगा और डायरेक्ट करेगा, पार्टीज़ को बताएगा कि किस कोर्ट में केस फाइल होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेंट फाइल करता है ए नाम का एम्प्लॉयर अगेंस्ट हिज एम्प्लॉय फॉर अनलॉफुल रेंट्रेंचमेंट फ्रॉम ए जॉब। ए को उसके एम्प्लॉय ने जॉब से निकाल दिया, तो ए फाइल करता है अपनी प्लेंट सिटी सिविल कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब देयर आर स्पेसिफिक लेबर कोर्ट्स, ठीक है, टू डील विद दीज केसेस। स्पेसिफिक लेबर कोर्ट स्टैब्लिश किए गए हैं इन मैटर से, रिट्रेंचमेंट के मैटर से डील करने के लिए। इस केस में क्या होगा, सो द सिटी सिविल कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिडिक्शन टू एडजज। तो सिटी सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है इन केसेस को डील करने की और ट्रायल करने का। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिटी सिविल कोर्ट shall return the
प्लेंट और प्लेंट कैन बी रिटर्न बाय द कोर्ट। इस कंडीशन में सिटी सिविल कोर्ट प्लेंट को रिटर्न कर देगा। सो अंडर दिस रूल द कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट फॉर रीजन ऑफ लैक ऑफ जुरिडिक्शन, बट द प्लेंटिफ हैज़ एवरी राइट टू फाइल द प्लेंट अगेन इन द एप्रोप्रिएट फोरम। मतलब यहाँ पे प्लेंटिफ के पास राइट है कि वो लेबर कोर्ट में जाके दोबारा फाइल कर दे, और यहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट ने के पास जुरिडिक्शन नहीं था, तो उसने प्लेंट को रिटर्न कर दिया प्लेंटिफ को। Even a court of appeal or revision can do so, that means can return the plaint can return it after setting aside the decree. For example, एक कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, जिसमें प्लेंट प्रेजेंट की, उस ट्रायल कोर्ट को पता नहीं चला कि देयर इज़ इट हैज़ नॉट प्रॉपर जुडिक्शन टू एंटरटेन द केस, ठीक है। तो और कोर्ट ने क्या किया, जजमेंट दे दिया और डिक्री पास कर दी। डिक्री पास करने के बाद वो मैटर अपील के लिए गया या फिर रिवीजन के लिए गया, तो अपीलेट कोर्ट को भी जब अपील में गया तो अपील में पता चला कि जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है, डिक्री पास की गई है, उसके पास प्रॉपर जुडिक्शन नहीं था इस केस को डील करने का। तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में भी अपीलेट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट के पास भी पावर है कि वो ऐसी सिचुएशन में उस डिक्री को सेट असाइड कर देगा। और बिफोर रिटर्निंग द प्लेंट जज मस्ट गिव द रीज़न फॉर रिटर्निंग द प्लेंट। नाउ द कोर्ट कैन लेक जुरिडिक्शन ऑन 3 ओकेजन्स। कौन कौन से केसेस में कोर्ट की जुरिडिक्शन मतलब देर कैन बी लेक ऑफ जुरिडिक्शन। फर्स्ट है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। सो एवरी कोर्ट हैज़ ए स्पेसिफिक टेरिटरी, और उसके टेरिटरी के बेसिस पे कोर्ट की जुरिडिक्शन डिसाइड होती है और उसी बेसिस पे कोर्ट केसेस लेता है। तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू लॉ। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के क्या क्या प्रोविजंस है सीपीसी के अंडर। फॉर इंस्टेंस, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ डाइवोर्स पेटिशन कैन बी फाइल्ड इन द प्लेस वेयर द मैरिड कपल रिसाइड ड्यूरिंग मैरिज और वेयर दे लास्ट रिसाइडेड। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर डाइवोर्स का मैटर आता है तो डाइवोर्स की पिटीशन कहाँ फाइल होगी, जहाँ पे मैरिड कपल शादी के बाद मैरिड कपल रहा, या जहाँ वो लास्ट रहे आफ्टर सेपरेशन, और वेयर द वाइफ रिजाइड्स, जहाँ वाइफ रहती है आफ्टर सेपरेशन। थस ऑल दीज कोर्ट्स हैव टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अब इन केसेस में कहाँ पे, जहाँ पे मैरिड कपल रहा, जहाँ पे वो लास्ट में रहे आफ्टर सेपरेशन, और जहाँ वाइफ रिसाइड करती है, उस जगह पे ही कोर्ट वहाँ के कोर्ट एम्पावर्ड है टू एंटरटेन दिस डाइवोर्स्ड पिटीशन। तो इफ़ अ प्लेंट इज फाइल्ड आउटसाइड दिस प्लेसेस इट कैन बी रिटर्न। अगर इन तीनों प्लेसेस के अलावा कहीं और पे प्लेंट फाइल की जाती है तो इस सिचुएशन में वो प्लेंट रिटर्न हो जाएगी। पेक्यूनियरी जुडिक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिटी सिविल जूनियर डिवीज़न के पास सिविल कोर्ट जूनियर डिवीज़न के एम्पावर्ड है 2 लाख तक के मैटर को डिसाइड करने के लिए राजस्थान में, और सीनियर डिवीज़न के पास है 5 लाख तक की, और यहाँ से ज़्यादा फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास एम्पावर्ड है। तो अगर कोई भी मैटर आता है, जैसे सपोज करो 2.5 लाख का आ गया सिटी सिविल जूनियर डिवीज़न कोर्ट में, तो यहाँ पे कोर्ट के पास पेक्यूनियरी जुडिक्शन नहीं है इस मैटर को एंटरटेन करने की, तो इस कंडीशन में कोर्ट अपनी प्लेंट को रिटर्न कर देगा। अब नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी कोर्ट हैज़ बीन स्टेब्लिश टू डील विद द केसेस ऑफ स्पेसिफिक नेचर। हर कोर्ट हर एक मैटर को, स्पेसिफिक नेचर के मैटर को डील करता है। फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट सिविल मैटर डील करता है, क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल नेचर के मैटर को डील करता है, और फैमिली कोर्ट्स पर्सनल लॉज के मैटर को डील करते हैं। इनके सब्जेक्ट डिसाइड, जैसे कंज्यूमर कोर्ट स्टैब्लिश हो रखे हैं, लेबर कोर्ट स्टैब्लिश हो रखे हैं, तो ये सब अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड केसेस को एंटरटेन करेंगे। अगर इफ़ इट इज़ फाइल्ड बिफोर अ कोर्ट विच डज नॉट डील विद दैट मैटर, अगर ऐसे कोर्ट में कोई सब्जेक्ट मैटर ला दिया जाता है विच डज नॉट डील विद दैट पर्टिकुलर मैटर, फॉर एग्जांपल लेबर कोर्ट में कंज्यूमर का मैटर ला दिया जाए, सो इन दिस केस if plaint is presented तो that plaint shall be returned.
सो नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग द प्लेंट. सो एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग द प्लेंट जज क्या क्या एंडोर्स करेगा? डेट जिस दिन प्लेंट प्रेजेंट हुई थी, डेट जिस दिन प्लेंट रिटर्न हो रही है, और जिसने प्लेंट प्रेजेंट की थी उस पार्टी की डिटेल्स प्लस रीज़न फॉर रिटर्निंग द प्लेंट. सो एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग द प्लेंट जज विल एंडोर्स द फॉलोइंग थिंग्स. नेक्स्ट है एंड फर्दर अंडर रूल 10A which lays down that where the defendant has appeared before the court. In such situation, the court must, before returning the plaint, intimate its decision to the plaintiff. मतलब कि डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो चुका है तो कोर्ट प्लेंट को रिटर्न करने से पहले ही विल इंटीमेट टू द प्लेंटिफ. फिर देन द प्लेंटिफ में मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट स्पेसिफाइंग द कोर्ट इन विच ही हैज़ टू प्रेजेंट द प्लेंट. डिफेंडेंट कोर्ट में प्रेजेंट है और कोर्ट को लगता है कि प्लेंट हैज़ टू बी रिटर्न, तो पहले रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ प्लेंट वो प्लेंटिफ को इन्फॉर्म करेगा कोर्ट. ठीक है. फिर प्लेंटिफ कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा जिसमें ही विल स्पेसिफाई कि कोर्ट उसे बताए कि कौन से कोर्ट में उसे प्लेंट प्रेजेंट करनी है. प्लेंटिफ थ्रू एन एप्लीकेशन will request the court for specifying the court in which he has to present the plaint. कि मतलब कि थ्रू एन एप्लीकेशन प्लेंटिफ कोर्ट को पूछेगा कि कौन से कोर्ट में उसे अपनी प्लेंट प्रेजेंट करनी चाहिए. प्रेइंग दे द कोर्ट में फिक्स अ डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द सेड कोर्ट. फिर कोर्ट पहले तो कोर्ट फिक्स करेगा, साइमल्टेनियसली डेट फिक्स करेगा उस कोर्ट में अपीयर होने की प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को. क्या हो रहा है? डिफेंडेंट कोर्ट में है, कोर्ट को लगता है कि प्लेंट को रिटर्न करनी है. सो रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ प्लेंट पहले क्या करेगा? कोर्ट प्लेंटिफ को इंटीमेट करेगा. प्लेंटिफ कोर्ट में अप्लाई करेगा कि उसे बताया जाए कौन से कोर्ट में प्लेंट प्रेजेंट करनी है. फिर कोर्ट डेट फिक्स करेगा जिस दिन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को जो कोर्ट बताया है, अभी जो ट्रायल कर रहा है उस कोर्ट ने जो कोर्ट बताया कि जहाँ प्लेंट प्रेजेंट करनी है उस कोर्ट के में प्रेजेंट होने की डेट फिक्स करेगा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की. और दैट मीन्स थ्रू नोटिस कोर्ट डेट स्पेसिफाई करेगा कि नोटिस में देगा कि इस डेट को आपको और डिफेंडेंट को उस कोर्ट में अपीयर होना है. सो नोटिस ऑफ सच डेट में बी गिवन टू हिम एंड टू द डिफेंडेंट. तो नोटिस देगा कोर्ट कि फलाना कोर्ट में फलानी डेट को आपको और डिफेंडेंट को प्रेजेंट होना है. नेक्स्ट है कि नेचर क्या होगा रिटर्न प्लेंट का, हम क्या मानेंगे, उसका क्या करेक्टर होगा, क्या नेचर होगा. सो द व्हेन अ प्लेंट इज़ रिटर्न फॉर ए प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, कोर्ट ने जो जिसके पास प्रेजेंट हुई पहले उसने रिटर्न कर दी प्लेंट को टू बी प्रेजेंटेड बिफोर प्रॉपर कोर्ट, प्रॉपर कोर्ट के लिए रिटर्न कर दी प्लेंट को. तो इस सिचुएशन में रिटर्न प्लेंट का क्या करेक्टर होगा, क्या नेचर होगा? इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश प्लेंट, मतलब वो एज अ फ्रेश प्लेंट ट्रीट की जाएगी. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.